मणिपुर में आज जो कुछ भी हो रहा है उसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास में। हमें देखना होगा कि कैसे वहां की जमीनी बनावट और अंग्रेजों के राज ने आज के इस मुश्किल हालात की नींव रखी। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सिर्फ प्रशासनिक सुविधा के लिए खींची गई एक लाइन समाज में एक बहुत गहरी दरार बन गई। देखिए, मणिपुर की कहानी ना इसके भूगोल में ही छिपी है। सोचिए, इस राज्य का लगभग 90% हिस्सा पूरा का पूरा पहाड़ों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इन्हीं विशाल पहाड़ी इलाकों में कुकी और नागा जैसे कई आदिवासी समुदाय सदियों से रहते आए हैं। ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि उनकी पहचान और संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। और इसके बिल्कुल उलट राज्य का सिर्फ 10% हिस्सा मैदानी इलाका है। ये छोटा सा हिस्सा, जिसे इंफाल घाटी कहते हैं, मैतेई समुदाय का पारंपरिक घर रहा है। और ये जो भौगोलिक बंटवारा है ना, 90% पहाड़ और 10% घाटी, यही इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। तो अंग्रेजों के आने से ठीक पहले मणिपुर एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा था, और इसी संकट ने, कह सकते हैं कि बाहरी ताकतों के लिए दरवाजे खोल दिए। उस वक्त बर्मा से हुए एक हमले ने मणिपुरी साम्राज्य को लगभग खत्म ही कर दिया था। इस दौर को चम्माही टैरेट खुंटाप्पा कहते हैं, मतलब विनाश के 7 साल। ये बहुत ही भयानक मारकाट और तबाही का समय था। और इसी मुश्किल घड़ी में 1824 में मणिपुर के राजा गंभीर सिंह ने अंग्रेजों से मदद मांगी। ये एक ऐसा फैसला था जिसने इस पूरे इलाके की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। तो अंग्रेजों ने मदद तो की, लेकिन फिर उन्होंने यहां अपना कंट्रोल भी बना लिया। और यहीं से उन्होंने एक ऐसी पॉलिसी लागू की जिसने आज के इस बंटवारे की नींव रखी। पहले 1826 में बर्मी सेना को हराया, फिर 1891 तक सीधा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया, और 1917 में जब कुकी समुदाय ने उनका विरोध किया तो उसे भी दबा दिया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली, और 1947 में जब वो गए तो अपने पीछे एक बटा हुआ मणिपुर छोड़ गए। अंग्रेजों का फंडा बिल्कुल क्लियर था, पहाड़ और घाटी दोनों पर अलग अलग तरीके से राज करो। घाटी पर उन्होंने महाराजा के जरिए, मतलब इनडायरेक्टली, कंट्रोल रखा। वहीं पहाड़ी इलाकों को काफी हद तक उनके अपने हाल पर छोड़ दिया। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया था। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने अपनी आसानी के लिए पहाड़ों में रहने वाले अलग अलग कबीलों को बस 2 मोटे-मोटे लेबल दे दिए, कुकी और नागा। जो पहचानें पहले बहुत घुली मिली थीं, अब उन्हें ऐसे सांचों में ढाल दिया गया। अब सवाल उठता है कि आज़ादी के बाद क्या हुआ? क्या ये सब बदल गया? नहीं। असल में भारत की नई सरकार ने इस बंटवारे को जाने अनजाने में और भी पक्का कर दिया। मणिपुर का भारत में विलय भी, देखिए, काफी विवादों से भरा रहा। विलय पत्र पर साइन करने के बाद वहां के राजा को नजरबंद कर दिया गया, और आखिरकार उन पर दबाव डालकर एक फाइनल मर्जर एग्रीमेंट पर साइन करवाए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ादी के बाद भी भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाए उस बंटवारे को खत्म नहीं किया। पहाड़ और घाटी पर अलग अलग तरह से ही शासन चलता रहा, ठीक अंग्रेजों के जमाने की तरह। इस बंटवारे को 1960 में मणिपुर लैंड रिफॉर्म एक्ट के जरिए एक तरह से कानूनी शक्ल दे दी गई। इस कानून ने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जिसने जमीन से जुड़ी शिकायतों को और भी ज्यादा गहरा कर दिया। अब इस पूरी कहानी में यहाँ की आबादी का गणित भी समझना जरूरी है। मैतेई समुदाय, जो ज्यादातर घाटी में रहता है, आबादी का करीब 53% है। वहीं पहाड़ी इलाकों में रहने वाले नागा और कुकी/जोमी समुदाय मिलकर लगभग 40% हैं। जमीन और आबादी का ये बंटवारा भी तनाव की एक बड़ी वजह है। तो जब इतिहास ऐसा हो, कानून ऐसे हों, तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा निकला उग्रवाद और एक दूसरे के खिलाफ खड़े दावे। यहाँ तीनों बड़े समुदायों की अपनी अपनी शिकायतें और मांगे हैं, जो अक्सर एक दूसरे से टकराती हैं। मैती समुदाय अपना खोया हुआ एसटी दर्जा वापस चाहता है, कुकी समुदाय अपने लिए एक अलग राज्य की मांग करता है, और नागा समुदाय एक आज़ाद ग्रेटर नागालैंड चाहता है। और इस लड़ाई में एक और बड़ा पेंच है। ग्रेटर नागालैंड और कुकीलैंड की मांग में कई पहाड़ी इलाके ऐसे हैं जिन पर दोनों ही अपना दावा करते हैं। इस वजह से सिर्फ सरकार से ही नहीं, बल्कि इन समुदायों के बीच भी हिंसक टकराव हुए हैं। इन सब का नतीजा बहुत ही भयानक रहा। दर्जनों हथियारबंद गुट बन गए, दशकों तक खूनी संघर्ष चला, और समुदायों के बीच भरोसे की एक ऐसी गहरी खाई बन गई जिसे आज तक भरा नहीं जा सका है। तो संक्षेप में कहें तो जो कभी सिर्फ एक नक्शे पर खींची गई प्रशासनिक लकीर थी, वो वक्त के साथ समाज के बीच एक कभी न भरने वाली खाई बन गई।
और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे 100 साल पहले किसी की अपनी सुविधा के लिए खींची गई एक लाइन आज भी लोगों की जिंदगियों, उनके कानूनों और उनके बीच के संघर्ष की वजह बनी हुई है।